हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी एनसीईआरटी मैं आपको अलग से करा रही हूँ। क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, 7th की भी हो रही है। तो हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये ऑनलाइन वाले पेपर है, हम इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है। देखो, गुप्त काल में जो होता था प्रथम कुलिक शब्द, प्रथम कुलिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था मुख्य शिल्पकार के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुख्य शिल्पकार के लिए। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो भुर्ज, जिनको बर्च बोलते हैं, छाल कहाँ पाई जाती है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी। देखो, हमने आपको इसमें पूरा प्रॉपर कराया है एनसीईआरटी में। तो कहाँ पे पाए जाते हैं बुर्ज के छाल? कश्मीर में पाए जाते हैं, जिस पर ऋग्वेद की रचनाएं हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो देखो, जो तमिल संस्कृति है जो सिर्फ आम पुरुष जैसे राजा वगैरह हो गए उनके बारे में नहीं, आम पुरुष के बारे में बताती है। तो ये बताती है पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम जो तमिल संस्कृति है आम पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 12वीं सदी की तमिल कृति पेरियापुरम में आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदीकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस महाकाव्य की रचना इलांगो, शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी? इलांगो आदिगल ने की थी। वैल्यापति संगम कालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मड़िमेकलाई 3 छंदों का महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है? चितलाई चतनार, ये भी याद रखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेल नहीं खा रहा है। देखो, इसमें हमको बताना है कौन से मंदिर किसने बनवाया है। देखो, सबसे पहले याद रखिएगा, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है? चंदेल शासकों ने। एहोल का मंदिर किसने बनवाया? चालुक्य ने। कांचीपुरम पल्लव ने। महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम को भी पल्लव ने बनवाया था, तो ये कट गया। महाबलीपुरम किसने बनवाया था? पल्लव ने। तो इसमें गलत पूछा ना, तो गलत का आंसर गलत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें बताना है। देखो, ये क्लास 8th का आ गया है, 8th का हिस्ट्री है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया। तवारीख जो था इसको किसने लिखा? जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्होंने क्या किसमें लिखा है? उर्दू में। इसमें कह रहा है, लेकिन ये उर्दू में नहीं लिखा है, याद रखिएगा। इन तवारीख के जो लेखक थे ना उन्होंने इसको फारसी में लिखा था। तो पहला क्वेश्चन, पहला वाला तो गलत हो गया। जहाँ जिस ऑप्शन में पहला वाला होगा उसको हम फटाक से कट कर देंगे, हमें खुद अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये तो कट गया, तो हमें सिर्फ बी मिल गया, तो ये तो सही है। फिर हम देख लेते हैं, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। बिल्कुल, तवारीख के जो लेखक थे नगरों में रहते थे और ये फारसी में लिखते थे, ये भी याद रखिएगा। वो प्राय अपने क्या लिखते थे? वो प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखती थी। तो ये सही है दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड दोनों जो हमारे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं, यानी कि सूरदास ने नहीं लिखा है। तो सूर सागर इन्होंने लिखा है, सूर सारावली लिखा, साहित्य लहरी को लिखा, लेकिन इन्होंने साहित्य रचना को नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है फिर कथन कारण करके दिया है, इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। हाँ देखो, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था वो टूट गया। बहुत सारे जैसे कि बंगाल वगैरह के नवाब जो थे खुद को वहाँ का शासक बना लिए, हर जगह पे धीरे धीरे टूट के अलग अलग राजा बन गए। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ कई प्रांत, सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति प्रबल कर ली। ये मैंने आपको बताया। तो बोथ ए और आर दोनों करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। कौन से क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में। तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था, मैंने अभी आपको एनसीईआरटी में कराया है। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझायर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदिसियार या अधिमई के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है इसमें ए और बी करके दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला जो दिया हुआ है उसमें दिया, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। ये तो एकदम सही बात है, उन्होंने कहा था। सुधारकों का विचार था कि इस क्षेत्र के इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो अपने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और बी
दोनों सही है। देखो इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास जिनको हम चेन्नई बोलते हैं, स्थापित वेद समाज प्रेरित था। जो वेद समाज था वो प्रेरित किससे था? तो ब्रह्म समाज से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रह्म समाज से। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ ए और आर, इनको पढ़िए और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला जो दिया हुआ कथन, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल, ईवी रामास्वामी नायर जो थे ना, और पेरियार मनु, ये क्या करते थे? ये लोग मनु संहिता और भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के ये लोग आलोचक थे, आलोचना करते थे। और कारण क्या था? पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों को ऊपर और जाति और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो कैनिंग ने मतलब क्या किया था? इसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो होगा अंतिम मुगल राजा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, डलहौजी व्याप्त गत के सिद्धांत का आरंभ किसने किया था? डलहौजी ने। नरबली प्रथा प्रतिबंध किसने किया था? हार्डिंग ने। इन्होंने क्या कहते हैं? एलिगन ने बहाशी आंदोलन का दमन किया था। तो इन लोगों के बारे में याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? केसरी अखबार जो था मराठी भाषा में छपता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। केसरी अखबार का प्रकाशन बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन सी है, एक्ट 1935 से जो हमारा संविधान है बहुत ज्यादा लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा देखो, अब हमारे यहाँ से ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आ गए, हम इसको देखते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला देखो, ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी जो यूरेनस है, और नेपच्यून, इनमें चंद्रमा की संख्या दिया है और इसमें हमें बता रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो इसमें जो सुमिलित नहीं है ना वो है, पहला तो इसमें देखो जो सबसे पहला मंगल है, इसका तो ठीक है। फेबोस और डिबोस दो इनके याद रखिएगा, फेबोस डिमोस ऐसे मोमोस टाइप करके याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। लेकिन ये जुपिटर जो है यानी बृहस्पति के, इसके 52 है, ये तो गलत हो गया, इसके 52 है। और उसके बाद जो नेपच्यून है, नेपच्यून की जो है ये 13 ना होकर कितने हैं? ये 14 है, इनका भी याद रखिएगा। तो ये जो हमारा बी है, सी है, डी, ये तीनों गलत है। तो इसका बोनस नंबर तो मिला ही होगा। तो ये तीनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन है, मंगल होगा। बस इसमें गलत पूछा था, मैंने आपको गलत समझा दिया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए क्या सही है। पहला जो दिया, उत्तरी ध्रुव, वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंड होते हैं। सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। बिल्कुल, ये दोनों बात सही है, ये दोनों सही। लेकिन इनके बीच पता है क्या, इनके बीच व्याख्या नहीं बन रहा। और व्याख्या में कैसे बनाना है? इनके बीच क्योंकि का संबंध होना चाहिए। जैसे उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंड होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। इसमें क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा, बाकी ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालय को खुलने का समय 9 बजे है, सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय के अकॉर्डिंग। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर, कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर क्रमशः पर स्थित है। सरकार के कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? इनके स्थानीय समय खुलने का देखो टाइम क्या होगा, 8:37 और 9:23, इन दोनों का होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दक्कन पठार, ये हर बार क्वेश्चन आता है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो ये सह्याद्री के भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर, ये भी याद रखिएगा ना, ये बेसाल्ट के चट्टानों से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और दक्कन के पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यही संगमरमर, देखो संगमरमर क्या है ना, ये हमारा कायांतरित शैल है। इसमें देखो कौन सा सही नहीं, इसमें मैच करना है। संगमरमर क्या है? हमारा कायांतरित शैल है। तो जिस ऑप्शन में आपको पहले का आई भी दिख जाए, तो देखो जिस ऑप्शन में आई भी दिख जाए वो हमें वही हमारा सही होगा। देखो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि जो संगमरमर होता है ये कायांतरित शैल का उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित शैल का। और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का। और उसके बाद कोल क्या है? इसका तो हम लोग को पता है, जीवाश्म ईंधन। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ये पता नहीं कैसे सी दिए, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर अवसादी शैल का, कोयला जीवाश्म ईंधन का, ग्रेनाइट आग्नेय शैल का।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले दिया हुआ है तट, स्थल रूप और घटक। हमने आपको पहले इसके बारे में करा दिया है। स्टैक वगैरह जो थे, तटबंध हो गए, स्टैक हो गए, छत्रक सैल, ये इसको याद रखिएगा। तटबंध जो है ये क्या है, तटबंध जो है ना ये समुद्री तरंग है, इसको याद रखिएगा। जिस ऑप्शन में ए होगा वो तो फटाक से कट जाएगा क्योंकि ये कट गया, क्योंकि तटबंध जो है ये समुद्री तरंग है। स्टैक क्या है, स्टैक जो है हमारा ये है समुद्री तरंग, स्टैक भी हमारा क्या है समुद्री तरंग, बी तो सही हो गया। उसके बाद हमारा आता है छत्रक सैल। छत्रक सैल क्या है, पवन है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद हिमोड़ आता है, हिमोड़ हमारा जो है हिमनद है, तो जिस ऑप्शन में बी और डी होगा तो ऑप्शन सी हमारा जो है इसमें बी और डी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। याद रखिएगा, एक बार मैं आपको फिर से करा दे रही हूँ ताकि भूलिएगा नहीं। तटबंध क्या होती है, समुद्री तरंग। स्टैक क्या होती है, ये भी समुद्री तरंग। छत्रक सैल क्या होता है, पवन। हिमोड़ क्या होता है, हिमनद। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। इसके लिए जो मतलब उत्तरदायी है ना यहाँ का एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताना है कौन सा सही है, इनका व्याख्या भी। पहला दिया हुआ है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भरी होती है। देखो ये दोनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा जन संपर्क का माध्यम का उदाहरण नहीं है, मतलब कि लोगों के बीच का संपर्क का उदाहरण नहीं है, तो सेल्यूलर फोन, ठीक है ना। बाकी समाचार पत्र है, रेडियो, टेलीविजन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं। देखो भूमध्य प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पे पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बताना है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल, इनमें क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। देखो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा जो होगा वो ये होगा, सबसे पहले बी हमारा होगा, फिर उसके बाद होगा मृदा होगा, फिर जल होगा। जिस ऑप्शन में ये दिखे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बी डी ई, इसका राइट आंसर हो गया। अगला हमारे को नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के उदाहरण, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम इसको थोड़ी ना दोबारा से वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मृदा के विरचन गठन में कौन सा कारक मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा कारक निभाता है, तो सबसे पहले निभाता है मूल चट्टान निभाता है, और उसके बाद निभाता है जलवायु संबंधित कारक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः बीच का एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। किसके, छोटे किसान और खेतिहर। याद रखिएगा कर्ज का जो जाल है ये छोटे किसान और खेतिहर मजदूर के बीच के संबंध को, शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखो अब पेडागोजी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला दिया हुआ है, लोकतंत्र में अभिकथन, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण दिया हुआ है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण, तो ये दोनों सही है। देखो अभी मीडिया अभी हमारे यहाँ की तो इतनी खराब है, पूछो मत, सारी चीज़ें वो दिखाती नहीं है, तो मीडिया जो होती है सबके लिए होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में सरकार काम करती है। भारत में जो सरकार काम करती है ना वो किस तरह से काम करती है, तो भारत में जो सरकार काम करती है इस राज्य स्तर पे करती है, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे, दो स्तर पे करती है। देखो स्टेट होता है हमारा, सेंट्रल होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी और सी होगा। जिस ऑप्शन में बी और सी होगा तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी जिनको हम बीओ बोलते हैं, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चुना गया एक वार्ड सदस्य, जैसे प्रधान हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लेबर चौक किसे कहते हैं। लेबर चौक किसको कहते हैं, लेबर चौक जो होते हैं ना ये ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। मतलब जैसे बहुत सी जगह आप देखे होंगे शहरों में, जैसे कोई चौराहा हो गया, यहाँ पे लोग बहुत सारे लेबर जो होते हैं इकट्ठा होते हैं काम की उसमें मजदूरी के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़े और सही विकल्प को चुनिए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने के एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो देखो इसमें जो है व्यापारियों को आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है, पहला वाला जो सही है वो है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर काम करने की एक संस्था है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बताना है। ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला जो दिया हुआ अभिकथन, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। देखो, कोई भी देश है उसको हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। क्यों? मतलब कब तक नहीं कह सकते? तब तक व्यक्ति और सदैव मतलब कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन है। ये दोनों सही है। क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए, इस पर तो आप जरूर से एक बार इसको और से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर तो करा रही हूँ। अगला है जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की ज़रूरत है। क्या करने की? परिवार, समाज और सरकार, इन लोगों को क्या करना है? इन लोगों को इन सेम लेवल में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले देखो, जेंडर में अगर मान लो मैं परिवार का ही आपको उदाहरण दे देती हूँ। लड़का लड़की होता है तो लोग लड़कों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। उसके बाद समाज में अब लड़के रात को घूम रहे हैं, लेकिन क्या होता है, लड़कियाँ अगर वही घूमने जाएंगी तो उनको लगेगा कि क्यों जा रही हैं। उसके बाद सरकार का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर कोई वैकेंसीज आती है तो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा आती है, लड़कियों के लिए कम आती है। तो इस तरह से इन लोगों को मतलब कि लेवल में लाना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखो, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार को नहीं है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, कानून का अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 300A के तहत। बाकी हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6। इनका याद रखिएगा, 12 से 35 तक के ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। देखो, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी याद रखिएगा। बाकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में वीडियोस मतलब कराती रहती हूँ, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक के किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? मतलब कि जो स्कूलों में भोजन मिलता है, तो जीवन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आर्टिकल 21 में कहा गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित में किस समस्या को दर्शाता है? ये दर्शाता है न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। देखो, बहुत देरी होता है अपने जो भी न्यायालय, बहुत से लोग जो होते हैं इनोसेंट, उनकी पूरी उम्र निकल जाती होगी, अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा। अगला है 2006 में हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कैसा है? देखो, ये सुनिश्चित कर पहला तो करता है ये वनवासी, जो वन में रहते हैं वनवासी, अनुसूचित जनजाति जो वन पे भी निर्भर रहते। तो ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हत्याकरण प्रायः संबंधित होता है? हत्याकरण देखो किससे संबंधित होता है, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले अभाव और वंचन होता है, अभाव और वंचन, और उसके बाद होता है भेदभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। देखो, माध्यमिक स्तर पे ये साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है ये सम्मिलित नहीं है। भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान तो है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। क्या चीज़ जो होता है कि मदद करता है? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर जो होते हैं ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में मतलब कोई ज्योग्राफी का क्लास है, उसमें शिक्षक जो होते हैं विशेषतर क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित संलिप्त करने द्वारा उनकी सहायता करते हैं। क्या क्या करते हैं? कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में। देखो, इन्होंने क्या कहा, कुछ विशिष्ट जैसे चीज़ होती हैं उनके बारे में पहचान करें और रिकॉर्ड करने के लिए। देखो, ये बात तो सही है। उसके बाद से होता है मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र का अध्ययन भी बिल्कुल, मानचित्र का अध्ययन किए बिना ज्योग्राफी समझ में भी नहीं आती। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आता है हमारा मानचित्र पर सूचना को ढूंढना। ये सही। विश्वकोश का उपयोग करने, नहीं ये नहीं है, हमें डिस्कवरी का यूज ही नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तर को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहला, मूल्यांकन और पुनरीक्षण। ये हर बार आता है, आपको तो मतलब कि मिलाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले याद रखिए, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। कोई समस्या है, सबसे पहले आप उसका क्या करोगे? समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या ही तो करोगे। जिस ऑप्शन में थर्ड होगा, ये दो तो कट गए, ये दो तो कट गए, ए भी बचे। उसके बाद हमें क्या करना है? विचारों और विकल्पों को उत्पन्न। हम पहले समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद हम विचार उसमें लाएंगे, विचार और विकल्प का उत्पन्न करेंगे। उसके बाद हमारा ये आई भी हो गया, ये भी कट गया।
तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, कार्य योजना बनाना और लागू करना। और उसके बाद हम जब कार्य योजना बना लेंगे, देखेंगे इसे पूरा सही है, उसके बाद हम लास्ट में इसका मूल्यांकन और निरीक्षण करेंगे। तो ये सही है, तो इसका सीक्वेंस ये होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए कि आप सरल से जटिल मतलब उपागम पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त का चयन करना है। देखो हमें बताना है सबसे पहले क्या करना है। देखो सबसे पहले हम परिवार में रहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सब जिस ऑप्शन में पहला होगा, ये दो तो कट गया हमारा, 2 ऑप्शन बचा। तो सबसे पहले हम परिवार में रहते हैं, तो पहला तो हो गया परिवार में रहना। उसके बाद हम पड़ोस में रहते हैं, फिर हमारा तीसरा हो गया। तो हमारा ये हमारा देखो ये हमारा ये वाला भी कट गया, ये वाला जो ऑप्शन है। सबसे पहले हमारा जो होता है परिवार में रहते हैं हम, उसके बाद पड़ोस में रहते हैं, उसके बाद बहुत पहले के समुदाय, उसके बाद से ही हम ना भारत के वन क्षेत्र में आएंगे। तो उसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। पहला, तीसरा और चौथा, फिर लास्ट में दूसरा है हमारा। अगला है, निम्नलिखित मानचित्रों में कौन सा मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? कौन से? तो हम सिर्फ भौतिक मानचित्र का ही तो यूज़ करेंगे। राजनीतिक का हो गया, जैसे अब हमें राजनीतिक में क्या यूज़ करना होगा, जैसे राज्य नगर हो गया। थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं जिसमें सड़क मानचित्र, वर्षा आदि को दर्शाना है, लेकिन हमें अगर पृथ्वी वगैरह को दर्शाना है तो भौतिक ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में उनकी पाठ्य योजना में क्या मतलब कि क्या स्थान पा सकता है? इसमें देखो हमें बताना है। सबसे पहला जो होगा, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। हाँ, ये तो सही है। उसके बाद से होता है, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा। तो ये दोनों सही, ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में उन्हें उपयुक्त अधिगम का प्रतिफल क्या है, मतलब सबसे उन्हें कैसा एग्जाम्पल देना चाहिए? सबसे पहले उन्हें देना चाहिए, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन और हस्तांतरण में कैसे होता है। देखो हाँ, ये तो विद्यार्थी जरूर पहचानते हैं, ये तो बात सही है। और विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझते हैं, ये भी सही बात है। और उसके बाद से जो हमारा आता है ऑप्शन डी, विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, मैं एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिया। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? देखो हम उस लड़की के वृत्तांत को किस तरह से देखेंगे? हम उस लड़की के वृत्तांत को देखेंगे, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, बिल्कुल। और उसके बाद से आता है हमारा जो है वो है, कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। ए और सी हमारा सही है, ऑप्शन बी इसका राइट। पहला जो आता है, बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है, ये भी सही है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में डी, ये जो है ये है, आज के गांव और महाजनपदों के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से हमारा 51 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वाले को मतलब कि प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अभी हम 50 कर लिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद से अगर आपको एसएसटी का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उस पर मैसेज करके ज़रूर से बताइएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपये है, उसमें एसएसटी पेडागॉजी भी है साथ में। तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करके बताइएगा वीडियो कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।